हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अभी जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, और उसमें मैंने 3 से 4 वीडियो लेक्चर दे दिए हैं। और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसके हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए या पीडीएफ में इन द पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के लिंक में मेंशन कर दूंगा आपको कि किस तरह के मैं नोट्स देता हूं और क्या नोट्स की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है यूजीसी नेट के लिए, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने मेंशन की हुई है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप इसको पहुँचाने की कोशिश करें। सबसे पहले आते हैं कि अब जो हम पिछले जो उसमें हमने देखा था कि लेवल ऑफ टीचिंग हमने पढ़े थे, लेवल्स ऑफ लर्नर पढ़े थे, फिर कि वही लर्नर की जो डिफरेंसेस पढ़े थे कि लर्नर किस किस तरह के डिफरेंसेस आते हैं लर्निंग प्रोसेस में। और आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर, कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लर्निंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो लर्नर होता है उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, ये महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमें यही पूछा जाता है कि आपका जो प्रियर नॉलेज है, ठीक है, जो आपने पहले सीखा है वो कहाँ तक सीखा है, कितनी हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे परस्यूट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी आती है जो इसमें दूसरा जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट, वो है हमारे पास स्किल्स का। ठीक है, कि स्किल क्या क्या हम पोजेस करते हैं। ठीक है, जब भी हम अपने लर्निंग प्रोसेस के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है हमारी स्किल। हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स है, हम कितना सीखने के लिए सक्षम है, कितना हम सीखने के लिए सक्षम नहीं है। और जो स्किल्स के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दैट इज़ इंक्लूड प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एबिलिटी टू मैनेज क्लास एट्सेट्रा। ये सारी बेसिक जो स्किल्स है वो एक लर्नर के अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है बिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, जो एक टीचर होता है वो लर्नर के बीच या स्टूडेंट और टीचर के बीच एक प्रॉपर काइंड का ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। ठीक है, उनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। जब भी आप किसी भी क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं वहाँ पर आपको डेफिनेटली किसी ना किसी बच्चे के साथ कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि बच्चा आपकी जो जो भी आप कह रहे हैं या वट एवर यू आर टीचिंग एंड वट एवर काइंड ऑफ कंटेंट यू आर डिलीवरिंग इन द क्लास, they are not able to understand that easily. So what can you do? You have to manage. You can't escape one student from the class, and आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते क्लासरूम से अगर आपका लेक्चर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा। बट आपको क्या है, खुद को मैनेज करना पड़ेगा इस लेवल में कि आपकी जो बात है वो सभी स्टूडेंट इक्वल मैनर में अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो ये आपका एक बिल्डिंग ट्रस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आती है पेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, कि जो आपकी लर्निंग और टीचिंग की जो स्पीड है वो किस लेवल में बनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह से ग्रास्प कर लेते हैं और बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं क्लासरूम के अंदर जो कि इजीली ग्रास्प नहीं कर पाते हैं या उनको समझने में कठिनाई आती है। दे फाइंड प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड अ वेरी टीनी टीनी पॉइंट्स इन द क्लासरूम, सो दे यूज टू आस्क many times the teacher that clear the basic points of the topic। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें एक इस तरह का पेस बनाना है जिसमें कि सभी बच्चे को समझ भी आ जाए और टाइमली आपका जो सिलेबस है वो कवर अप भी हो जाए। ऐसा ना हो कि आप एक जो डल बच्चा है क्लास के अंदर उसी के पीछे पूरी तरह से आप इन्वॉल्व हो जाए और उसी के पीछे आप पूरी की पूरी जो आपकी करिकुलम एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व कर दे। ठीक है, तो आपका सिलेबस भी पिछड़ जाएगा और आप अपने जो करिकुलम एक्टिविटी है उसको आप टाइमली फिनिश भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, एक मीडिएटर की तरह काम करना है कि ना, जो आपको इस तरह से देखना है कि जो एक लो लेवल का बच्चा है और एक हाई लेवल का बच्चा है उनके बीच किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके ताकि दोनों एक दूसरे की बात से सहमत होकर आगे बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद ये एबिलिटी टू एंगेज स्टूडेंट। ठीक है, ये बहुत बड़ी स्किल्स है। ठीक है, कि जब आप क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं तो आपको हर एक तरह के बच्चे को क्लासरूम में
एंगेज करना है। ऐसा ना हो कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्लासरूम के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते, या वो उनको कोई शौक ही नहीं है पढ़ने का, और आपने उनको एस्केप कर दिया कि इनको अगर नहीं पढ़ना तो ना पढ़े। आपको हर तरह के बच्चे को क्लासरूम के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है, और उनके लिए इस तरह की कोई स्किल्स या कोई इस तरह की एक्टिविटी तैयार करनी है जिससे कि उनका इंटरेस्ट बना रहे क्लासरूम के अंदर, और वो सीखने की जो उनकी क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ती रहे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड इन द क्लासरूम। ठीक है, अगर एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आप क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं, आपका जेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट एट्सेट्रा आर ऑल वेल, तो डेफिनेटली आपका जो इम्प्रेशन होगा क्लासरूम के अंदर वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा स्टूडेंट्स के माइंड्स को, और इट ऑल्सो इफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस टू। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद आती है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। ठीक है, दिस इंक्लूड द क्लासरूम लेबोरेटरीज, ठीक है, एंड सेमिनार रूम, प्रोजेक्टर, वाइट बोर्ड एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी फैसिलिटीज़ आपकी एक अच्छी होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर। ऐसा ना हो कि आप लैब में टेस्ट करवाना चाहते हैं और आपकी पास लैब की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस हैम्पर हो सकता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टीचिंग मॉडल्स। ठीक है, कि क्या क्या टीचिंग मॉडल्स हो सकते हैं। तो schools, faculties and individual teacher create lives in school by models of teaching they choose and create। ठीक है, ये किसने दी डेफिनेशन? ये दी ब्रूस जॉयस ने दी। ठीक है, तो जब भी आप क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के पैरामीटर से गुजरना पड़ता है। वहाँ पर जो क्लासरूम के अंदर का जो डेकोरम होता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल या कल्चरल या इकोनॉमिकल स्टेटा से डिवाइडेड होता है। तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है कि आपको कौन सा मॉडल फॉलो करना है और किस तरह से बच्चों के बीच या लर्नर के बीच आपने कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन बिठा के आगे परस्यूड करना है क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर अगर टीचिंग मॉडल की बात करें तो हमारे पास 4 तरह के टीचिंग मॉडल हैं। डैट इज सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स। फर्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन मॉडल, और सेकंड इज बिहेवियर अल्टरनेटिव मॉडल, पर्सनल बायसेस मॉडल, थर्ड इज पर्सनल बायसेस मॉडल्स, एंड फोर्थ इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ठीक है, ये 4 तरह के मॉडल हैं। अगर हम सोशल इंटरेक्शन मॉडल की बात करें तो सोशल इंटरेक्शन एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ लर्निंग। क्यों? क्योंकि इट इज़ द स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच फॉर द टीचिंग। अगर आप कई बार इसमें मॉडल में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल्स है वो कौन सा मॉडल है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा है सोशल इंटरेक्शन मॉडल कॉल्ड एज स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल। ठीक है, और कॉमनली यूज्ड स्ट्रेटजीज आर ग्रुप डिस्कशन हो सकती है, इसमें प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रेजेंटेशन हो सकती है, ग्रेटिफाइड मॉडल, रोल प्लेइंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, सोशल इंक्वायरी एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर अल्टरनेटिंग मॉडल्स। ठीक है, सो बिहेवियर जो आपका है फिजिकल या मेंटल या एटीट्यूड बिहेवियर, आप उसमें किस तरह से अल्टरनेशन करते हैं, उसमें किस तरह का बदलाव ला सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है एक लर्निंग प्रोसेस के प्रोसीजर में। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या, बी एफ स्किनर्स इज वन ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ दिस मॉडल। ठीक है, किसने दिया था ये मॉडल? बी एफ स्किनर ने इस मॉडल को प्रपोन किया था। एंड दिस मॉडल आर बेस्ड ऑन द अचीविंग प्री डिटरमाइंड एंड ऑब्जर्वेबल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो पहले ही प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए इन मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है, डायरेक्ट टीचिंग होती है, डायरेक्ट ट्रेनिंग होती है, या बिहेवियरिज्म होता है। हंटर लर्निंग मॉडल, सेल्फ कंट्रोल, सिमुलेशन एट्सेट्रा, ये इसमें इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। थर्ड इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ये क्या कहता है कि दिस आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ लर्नर्स टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन दे रिसीव्स फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, जितने भी उसके आसपास की जो इन्फॉर्मेशन लेता है उससे वो कितना सीखता है, कितना वो अपनी लाइफ के अंदर उसको प्रोसेस कर पाता है, तो ये सारी चीज़ें एक लर्नर के इंफॉर्मेशन की पार्ट बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल बेसिस मॉडल। ठीक है, सो पर्सनल बेसिस का मॉडल है कि सच मॉडल्स एनहेंस सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिशिएंसी एंड
अंडरस्टैंडिंग दीज रिलेट्स टू द यूनिकनेस ऑफ ईच लर्नर। ठीक है, तो जितना भी पर्सनल लेवल में आपके अलग अलग हो सकती है, आपका पर्सनैलिटी अलग है, दूसरे पर्सन का पर्सनैलिटी अलग है, उसका एटीट्यूड अलग है, किसी चीज़ को सोचने समझने का तरीका सभी का डिफरेंट हो सकता है। तो ये इसमें बेसिक चीज़ें थी, 4 तरह के मॉडल हमने इसमें पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप स्किप ना करें और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।